मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे संज्ञा को। कल हमने पद परिचय देखा था। उस पद परिचय में हमने सर्वप्रथम संज्ञा को देखा था। संज्ञा को आज हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो संज्ञा, तो कौन सा संज्ञा, क्या है संज्ञा। तो आपको अगर संज्ञा की परिभाषा यदि बतानी हो तो संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा ये होती है किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का यदि नाम आ जाए तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो फिर बोल रहा हूँ मैं, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तु का नाम आने पर वह संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। तो हम संज्ञा की अगर बात करते हैं तो संज्ञा को हम किस में बांटेंगे? तो संज्ञा का अगर परिभाषा, तो यानी किसी व्यक्ति का नाम और किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम आ जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भाई 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कल हमने इसको बहुत ही बेहतर ढंग से देख लिया था। तो वो 5 संज्ञा कौन कौन सी है? हम अगर यदि बात करते हैं वो 5 संज्ञा कौन कौन सी है, देख लेते हैं वो 5 संज्ञा कौन कौन सी है। तो संज्ञा की अगर मैं बात करता हूँ पहली, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पहली संज्ञा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है व्यक्तिवाचक। ये जो है व्यक्तिवाचक कौन सी है? पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक, नंबर 1 व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, तो ये जो है यहाँ पे संज्ञा नंबर दूसरा, तो ये जातिवाचक दूसरी संज्ञा। फिर बात करते हैं समूहवाचक, ये कौन सी संज्ञा? तीसरी संज्ञा। फिर आता है समूहवाचक के बाद में आता है हमारा द्रववाचक। फिर उसके बाद में 5वां नंबर आ जाता है भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। तो ये 5 संज्ञा के प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक। तो ये संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो अगर व्यक्तिवाचक में मैं बात करूं तो व्यक्तिवाचक में किसी भी मतलब ना स्थान, किसी वस्तु या फिर किसी भी प्रकार का नाम आ जाए, आपको किसी भी प्रकार का नाम आ जाए, वो क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम यदि आ जाता है वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम थोड़ा सा क्या देखेंगे? इसकी मैंने परिभाषा दे दी कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम आ जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान, इसकी क्या देखेंगे हम? पहचान। यदि इसकी पहचान की हम बात करें, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, किसी व्यक्ति का नाम आता है, व्यक्ति का नाम। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के नाम के बाद में किसी स्थान का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, या फिर किसी वस्तु का नाम आ जाए, या स्थान में ही हम बात कर लेते हैं, या फिर किसी राज्य की जनजाति हो, यानी कि राष्ट्र की जनजाति,
राष्ट्र की जनजाति, राष्ट्र की जनजाति, जनजाति, या फिर किसी पर्वत का नाम आ जाए तो वो भी किस में आएगा, स्थानवाचक में। किसी पर्वत का नाम आ जाए, किसी पर्वत का नाम, या फिर किसी नदी का नाम, या फिर किसी नदी का नाम, या फिर किसी नदी का नाम। अगला नदी के बाद में, या फिर किसी मतलब जो राजधानी का नाम आ जाए, या शहर का नाम आ जाए, शहर का नाम, तो वो शहर का नाम का मतलब क्या होगा, स्थानवाचक होगा, स्थानवाचक संज्ञा होगी वो। तो यदि हम बात करें और शहर के नाम के बाद में किसी पशु का पशु या फिर पक्षी, पक्षी का नाम आ जाए, पक्षी का नाम, तो अर्थात इसमें हम बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कि अगर इनमें से और इत्यादि और भी यदि मैं बात करता हूँ उनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वो रखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो किसी व्यक्ति का नाम, तो हम व्यक्ति का नाम देखेंगे तो यहाँ व्यक्ति का नाम क्या गया, राजा, रानी, राम, सीता, श्याम, घनश्याम, मोहन, अनिल। तो ये जो नाम है वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। स्थान का नाम आ जाए जैसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, लखनऊ, कराची, जिसके बाद में इलाहाबाद, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किसी का भी नाम आ जाए, किसी शहर का नाम या देश का नाम आ जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। राष्ट्र की जनजाति आ जाए, राष्ट्र की जनजाति आ जाए, जिस प्रकार से भारत में गौड़ जनजाति, भील जनजाति, तो इस प्रकार की जनजातियों के नाम यदि आ जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगी, व्यक्तिवाचक में आएगी, व्यक्तिवाचक में आएगी। यदि अगर मैं बात करता हूँ पर्वत का नाम आ जाए, हिमालय आ जाए, अरावली आ जाए, सतपुड़ा आ जाए, और जिसके बाद में हमारा एंडीज आ जाए, और जिसके बाद हमारा अराकान योमा आ जाए, या फिर उसके बाद में हमारा नीलगिरी पर्वत आ जाए, तो ये जो नाम होंगे ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद नदी का नाम आ जाए यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब और ताप्ती, ताप्ती के बाद नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि किसी भी नदी के नाम यदि आते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। तो शहर का नाम हमने देख लिया। पशु पक्षी का नाम आ जाए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पशु पक्षी का नाम आ जाए, पशु पक्षी का नाम यदि आता है तो वो भी क्या आता है, किस में आता है, जैसे कि शहर, तो शहर, बिल्ली, कुत्ता, ये जो है ये हम पशु पक्षी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं रखेंगे। कुत्ता कुत्ते की अपनी पूरी जाति को बता रहा है, लेकिन कुत्ते का यदि नाम है टॉमी, टॉमी अगर मैं बात करता हूँ तो टॉमी अगर मैं नाम ले लिया तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हमने ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या देख ली, पहचान देख ली। अब थोड़ी सी जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान देख लेते हैं थोड़ी, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी यदि मैं पहचान करता हूँ जाति, तो ये जो है अपने ही वर्ग के सभी को एक साथ दर्शाने की कोशिश करता है। ये जो शब्द जो जातिवाचक है अपने वर्ग के सभी लोगों को एक ही शब्द में बांधने की कोशिश करता है, वही कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। अर्थात मैं लड़का हूँ तो मैंने पूरे मेरे जो भी मतलब लड़के जितने भी आते हैं, जितने भी लड़के आते हैं उसको मैंने किस कैटेगरी में रख दिया, लड़के की कैटेगरी में रख दिया। लेकिन अर्थात पूरा पुरुष वर्ग किस कैटेगरी में आ जाएगा, लड़के की कैटेगरी में, यानी कि वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं स्त्री नाम लेता हूँ, महिला नाम लेता हूँ, लड़की नाम लेता हूँ, तो वो सारे के सारे अपने ही वर्ग को दर्शा रहे हैं, सभी को एक साथ दर्शा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे। जैसे कि मैं कुत्ता बोलता हूँ तो कुत्ता जो एक सभी अपनी जाति को बता रहा, मैं स्पेशल किसी एक कुत्ते का नाम तो लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉमी है, सोनू है, मोनू है, ये जितने भी नाम होंगे, क्योंकि आजकल जो कुत्ते के जो नाम कुछ अजीब टाइप के रखने लगे हैं व्यक्ति,
यानी कुत्ता एक सामूहिक जाति को दर्शा रहा है, उस कुत्ते की जाति जो है पूरे कुत्ते को समूह वर्ग को दर्शा रहा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि मैं बिल्ली बोल दूँ तो बिल्ली अगर है तो सभी जो क्षेत्र में मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में बिल्ली है तो वो बिल्ली की जाति को दर्शाएगा, हाँ या ना। और अगर मैं शेर बोल दूँ तो पूरे जितने भी शहर हैं, शेर जिसको हम लोयन बोलते हैं, उसको अगर मैं बोलता हूँ तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन उसी शेर का कोई अगर नाम है तो वो कौन सी वाचक संज्ञा में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी पहचान की मैं बात करता हूँ तो ये इसकी मैं पहचान की बात करता हूँ, जैसे कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, पशु पक्षी, पशु पक्षी। अब उसके बाद में नदी पर्वत, पर्वत के बाद में तो ये अगर मैं बात करता हूँ नदी, तो नदी की मैंने स्पेशल किसी का नाम नहीं लिया है कि गंगा नदी है कि ब्रह्मपुत्र नदी, नदी बोला है सिर्फ नदी, तो सभी नदी वर्ग किस में जाएंगे, नदी में, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। पर्वत तो मैंने किसी हिमालय पर्वत, हमारा अरावली पर्वत नाम नहीं बोला है, मैंने सिर्फ पर्वत बोला है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। उसी प्रकार में मैं बात करता हूँ पेड़, पेड़, और जिसके बाद में और मैं बात करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो होंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द जो होंगे जो जाति को दर्शाए होंगे, जो जाति को दर्शाए होंगे। जिस प्रकार से पशु पक्षी में अगर मैं बोल दूं गाय बोल दूं, और क्या बोल दूं, हाथी बोल दूं, क्या बोल दूं, हाथी बोल दूं। अगर ये हाथी तो स्पेशल मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो गाय भी एक क्या है, जाति है, और हाथी भी एक क्या है, जाति है। तो मैंने किसी गाय को स्पेशल नाम नहीं बोला है कि गोरा है या लक्ष्मी है, ये गाय के नाम भी रख देते हैं व्यक्ति देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये जो गाय, हाथी, शेर जितने भी है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे जातिवाचक में। यदि इनका नामकरण हो जाता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। अब समूहवाचक की बात करते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं, इसकी पहचान। तो ये जो समूहवाचक जो संज्ञा है, जो समूहवाचक जो संज्ञा है, ये किसको दर्शाने की कोशिश कर रही है, एक समूह वर्ग को दर्शाने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से मैं अगर एक परिवार की मैं बात करता हूँ, उसमें महिला भी रहती है, उसमें महिला भी रहती है। अगर मैं समूहवाचक संज्ञा की बात करता हूँ तो एक परिवार में महिला भी रहती है और पुरुष भी रहते हैं। तो महिला एक अलग जाति है, पुरुष एक अलग जाति है। तो महिला जातिवाचक संज्ञा में, पुरुष जातिवाचक संज्ञा में, दोनों को अगर मैं एक साथ अगर मैं बोल देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। तो इसी प्रकार से वही संज्ञा क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। जिस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से लकड़ियों का ढेर, लकड़ी का ढेर, लकड़ी का ढेर, और अगर मैं बात करता हूँ गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, गेहूं का ढेर। और यदि मैं परिवार की बात कर लेता हूँ, क्या हो गया, परिवार, परिवार भी क्या होगा, परिवार भी होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। विद्यालय भी क्या होगा, विद्यालय भी समूहवाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। पुलिस, पुलिस भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। अर्थात इन उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और आगे बात करते हैं द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जितने भी द्रव हैं उनको क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गई, तेल हो गया। उसके बाद में धातु भी वही द्रववाचक में आती है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई। तो ये किस प्रकार की संज्ञा में आएगा, द्रववाचक संज्ञा में आएगा, द्रववाचक संज्ञा में आएगा। इसकी यदि मैं बात करता हूँ, द्रववाचक संज्ञा में आएगा।
द्रववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा, सोना आएगा। क्या आएगा, सोना आएगा। दूसरा क्या आएगा, चांदी आएगा। और तीसरा क्या आएगा, लोहा भी इसी में आ सकता है। क्या, लोहा भी इसी में आ सकता है। दूध इसी में आ सकता है। और इसके बाद पानी इसी में आ सकता है। और जिसके बाद दही भी इसी में आ सकता है। जिसके बाद में घी भी इसी में आ सकता है। तो ये जो है द्रववाचक संज्ञाएं कहलाती है। यही जो द्रववाचक संज्ञाएं कहलाती है। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा को। अब जिसमें भाव प्रकट हो जाए वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु का गुण और दोष यदि बता दिया जाए, तो वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसकी हम पहचान की यदि मैं बात करता हूँ, किसकी पहचान की यदि मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे ठीक है नज़र आ रहा है, अगर इसकी मैं पहचान की बात करता हूँ तो भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा, हम देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गुण या दोष बता दिया जाए तो वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि किसी वस्तु का गुण, किसी फल का गुण मीठा है तो वो क्या हो गया, मिठास। वो क्या हो गया, मिठास। तो वो आप ध्यान से समझो, मिठास एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। किसी फल का ये क्या है, गुण है। और अगर मैं बात करता हूँ खटास, किसकी बात करता हूँ, खटास। तो ये खटास जो है ये क्या है, व्यक्ति को खट्टा बता रहा है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अगर मैं और आगे में बात करता हूँ कड़वाहट, क्या लिखूंगा मैं, कड़वाहट। तो कड़वाहट, तो ये कड़वाहट भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। और यदि मैं और आगे बात करता हूँ नारीत्व, आप मुझे बताओ ये क्या है, नारीत्व। अगर मैं बात करता हूँ पुरुष, तो पुरुष का मैं क्या बना दूंगा, पुरुषत्व। यानी कि अगर नारी है उसमें त्वा लगा देता हूँ तो उसका क्या भाव बन जाएगा, नारीत्व आ जाएगा। पुरुष में त्वा लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे भाववाचक संज्ञा को और बताता हूँ कि भाववाचक जो संज्ञा है किस किस से मिलके बन जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की हम बात करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा हम किन किन से बना सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा को हम पांच शब्दों से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम कितने शब्दों से बना सकते हैं, 5 शब्दों से बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, 5 प्रकार से हम बना सकते हैं। 5 प्रकार से बना सकते हैं। 5 प्रकार से हम बना सकते हैं। 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, 5 प्रकार। तो पहला जो प्रकार होगा वो होगा हमारा जातिवाचक से हम बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे। दूसरा जो होगा जातिवाचक से क्या बनाएंगे, भाववाचक बनाएंगे। उसी प्रकार दूसरी अगर हम बात करें तो सर्वनाम से भी हम इसको बना सकते हैं। दूसरी बात, सर्वनाम से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात क्या है, हम इसको क्रिया से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया, यहाँ पे किससे बनाएंगे, क्रिया से। क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा को हम बनाएंगे। अगली बात अगर मैं बात करता हूँ, हम विशेषण से भी बना सकते हैं इसको। तो विशेषण से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। और अगली मैं बात करूँ 5वें नंबर की, तो हम बनाएंगे अव्यय से। किससे,
अव्यय से बना सकते हैं। तो ये जो 5 तरीके हैं हम जिससे क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को हम बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करता हूँ, उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करता हूँ कि जातिवाचक से हम भाववाचक को किस प्रकार से बनाएंगे, जातिवाचक से हम भाववाचक में किस प्रकार। तो आप मुझे बताओ, एक मित्र जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, मित्र। उससे हमने बना दिया भाववाचक, क्या बना दिया, ता लगा के मित्रता बना दिया। क्या बना दिया, मित्रता। हाँ या ना। और जिसके बाद में और हम बात करें, पशु क्या है, एक जाति है, और हमने उससे ता लगा के पशुता, तो क्या बना दिया हमने, जातिवाचक संज्ञा को बना दिया। और यदि मैं बात करता हूँ सर्वनाम की, थोड़ा सा इनको हम गैप में लिख लेते हैं, यहाँ पे गैप में। तो यहाँ था सर्वनाम, दूसरे पे था सर्वनाम से, तीसरा था क्रिया से, और चौथा था विशेषण से, और पांचवा था अव्यय से। किससे, अव्यय से। तो हम बात करते हैं सर्वनाम से किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि सर्वनाम से हम बनाएंगे, जैसे कि सर्वनाम है हमारा आप, तो इस सर्वनाम से हम क्या बनाएंगे, आप से आ लगा के बना देंगे आपा। क्या बना देंगे, भाववाचक संज्ञा आपा। जैसे कि कोई बोलते ना, आपा खो दी, इस व्यक्ति ने अपना आपा खो दिया। तो आपा का मतलब क्या है, ये गुण बता रहा है, ये जल्दी आवेश में आ गया। तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है आपा। और आप क्या था, एक सर्वनाम था। और अगली अगर मैं बात करता हूँ क्रिया से, अगर क्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो कमाना एक क्रिया है। कमाना क्या है, एक क्रिया है। तो कमाने से मैंने बना दिया कमाई, तो कमाना एक क्रिया है, और कमाई एक क्या हो गया, उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि बचना एक क्रिया है, तो बचना से अगर मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊंगा तो क्या हो गया, बचाओ क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगर मैं विशेषण से क्या बनाना चाहता हूँ, भाववाचक संज्ञा बनाना चाहता हूँ, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मीठा, क्या होगा, मीठा। तो मीठा से क्या हो गया, मिठास। क्या हो गया, मिठास। तो ये जो है आप भाववाचक संज्ञा को बना सकते हो विशेषण से। और अगर मैं आगे बात करता हूँ, मधुर, मधुर, तो मधुर से मैं बना दूंगा मधुरता। क्या बना दूंगा मैं, मधुरता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और अव्यय से और मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, मैं अव्यय का एक उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ अव्यय का लिख रहा हूँ समीप क्या है, एक अव्यय है। और समीप से क्या बन गया, समीपन। समीप से क्या बन गया, समीपन। तो क्या बन गया, समीपन बन गया। या फिर समीपन की जगह समीपय कर दो, आप क्या कर दो, समीपय। तो यहाँ पे अव्यय से क्या बना दिया आपने, समीप से समीपय बना दिया। यानी कि यहाँ पे अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अगर मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं, उसके बाद यदि मैं आगे और बात करता हूँ कि आप यहाँ पर ता लगा सकते हो, ता लगा करके आप किस में जा सकते हो, भाववाचक में जा सकते हो। त्वा लगाकर आप किस में जा सकते हो, भाववाचक में जा सकते हो। ई लगाकर आप किस में जा सकते हो, भाववाचक में जा सकते हो। तो ये जो शब्द हैं, आपको ये लगाने के बाद क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं संज्ञा के बाद सर्वनाम को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।